हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में बेटा क्लास 11th का जो अपना सेट 2 हुआ है नवंबर बल्कि दिसंबर में हुआ है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और मैं होप करती हूँ कि जो सैम्पल पेपर मैंने अपलोड किया था उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेट 2 का सॉल्यूशन। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वेट ना करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करके इन्हीं पर मैं आपको फटाफट अपने सॉल्यूशन करवाती हूँ। देखो अभी सेक्शन नंबर ए है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 मार्क के 11 क्वेश्चन है। an इज इक्वल टू 4n-3 है तो a24 आपने बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने n के प्लेस पर 24 रख देना है। बिल्कुल एक इक्वेशन है ये। तो 24 चौको 96, 24 4 जा 96 और 93 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज। फिबोनाची एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसमें a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1 होती है, यानी पहली टर्म भी 1 होती है और दूसरी भी। और nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, सुन लो ध्यान से, कि an इज इक्वल टू a ऑफ n-1 प्लस a ऑफ n-2। कब? जब n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, यानी कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कहता है कि an+1 बाय an निकालो अगर n की वैल्यू 5 है। तो पहले तो ये चेक करो निकालना क्या है। यहाँ n के प्लेस पर 5 रखोगे तो a ऑफ 5 + 1 बाय a5, यानी कि a6 बाय a5, यानी आपने सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म की रेशो निकालनी है। तो पहला काम होगा, हमें छठी टर्म तक जाना है। छठी टर्म तक जाने के लिए पांचवी, चौथी, तीसरी सभी टर्म्स पर जाना है। तो फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड पता है, तो पहले इसमें 3 रखो। इसमें जब आप यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 2 1, यानी a2 और a1 को अगर हम ऐड करें तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो थर्ड टर्म मेरी 2 आ जाती है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकंड टर्म हमें पता है। अब हम n के प्लेस पर यहाँ रख लेते हैं 4। इसी के अंदर ध्यान देना, जब मैं यहाँ 4 रखूँगी तो ये बनेगा, देखो यहाँ 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ a2 यानी तीसरी और दूसरी टर्म को जोड़ दो। तीसरी टर्म 2 है, दूसरी टर्म 1 है, तो 2 + 1 3, फोर्थ टर्म 3 आ जाएगी। हम इसको राइट में नोट कर लेते हैं कि मुझे a6 बाय a5 निकालना है। क्लियर है? और यहाँ से स्क्रीन को साफ कर देते हैं। अब हम इसी वाली सीक्वेंस में, इसी में n के प्लेस पर 5 रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है। तो जब मैं यहाँ 5 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा a4, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। a4 का मतलब फोर्थ टर्म 3 है, थर्ड टर्म 2 है, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5, यानी कि जो आपकी फिफ्थ टर्म है वो आ गई। और अब केवल बच जाती है हमारी सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ 6 रखेंगे तो ये बनेगा a5 + a4, यानी a5 का मतलब 5 है, ठीक है, और a4 का मतलब 3 है, तो ये 8 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? जो सिक्स्थ टर्म है हमारी वो 8 आ रही है, जो फिफ्थ टर्म है हमारी वो अपनी 5 आ रही है, और मुझे निकालना है a6 बाय a5 जो कि मेरा 8/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा अटपटा था ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द कॉनिक। सबसे पहले तो कॉनिक पता करो कि क्या है। तो आपके पास 3 ही कॉनिक है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो माइनस का साइन है तो ना पैराबोला में आता है ना एलिप्स में, तो ये हाइपरबोला है। तो दोनों तरफ इसको पहले 16 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे 1 चाहिए राइट साइड में ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए। तो ये बन गया y² बाय 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, -x² बाय 1 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इसको सीधा करके लिखते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, जो कि हमारी होती है y² बाय a² -x² बाय b² इज इक्वल टू 1, तो a² 16 है और a की वैल्यू ±4 आएगी, और ये इस तरह वाला अपना पैराबोला हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसका जो हमने किसके कोऑर्डिनेट्स बताने, वर्टेक्स के, तो वर्टेक्स ये होगा हमारा y एक्सिस पर। तो 0, a
और 0 कोमा माइनस ए, ये हमारे वर्टिसेज होंगे। ए की वैल्यू 4 आ रही है तो 0 कोमा प्लस माइनस ए, यानी 0 कोमा प्लस माइनस 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 0 कोमा प्लस माइनस 4, तो देखो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक समझना होता है आपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। 2.4 में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से स्लोप निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5वें पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर, तो दोनों हमारे जो हैं दोनों में पावर 2 नहीं आती है, क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इसमें ये था 4th में, 5th में सी था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। फिर से हाइपरबोला दे रखा है आपको और एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो इस बार हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो बच्चे ए स्क्वायर 16 आ गया और बी स्क्वायर 9। एसेंट्रिसिटी आपने बतानी है, तो हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, अंडर रूट और डिवाइडेड बाय ए। ध्यान देना है, सी की वैल्यू होती है ए ई, तो जो ई की वैल्यू होती है वो सी बाय ए होती है, और सी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ कर देती हूँ, ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, दोनों को जोड़ोगे 25 का अंडर रूट, और ए की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलो भाई, 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल को कंपेयर कर लो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर राइट में होता है, तो आर स्क्वेयर कितना है, 36 है। आर स्क्वेयर 36 से अंडर रूट करोगे तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो रेडियस 6 आ जाएगा। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो एक लेंथ होती है। 8th पे आ जाओ। सभी जितने भी आपके कॉनिक सेक्शन है सब डाल दिए हैं इसने एग्जाम में। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी ऑफ दिस एलिप्स। इस एलिप्स का फोकस बताना है, तो इसको कंपेयर करो। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि ये आपका अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो ए स्क्वायर 49 और ए की वैल्यू आ गई 7 और बी स्क्वायर 36। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये वाला एलिप्स है ये, ठीक है, ये वाला एलिप्स है, तो जो फोकस हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ई की वैल्यू बस आपने ध्यान रखनी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए। तो ए ई सीधा भी निकाल सकते हो। अपना सी, मेरी बात सुनो, देखो मैं ये बात बार बार बताती हूँ, सी का मतलब ए ई होता है, और सी का मतलब ही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अंडर रूट होता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस C0 भी लिखे जा सकते हैं। सी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो ई को निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सी की वैल्यू निकाल दो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर है 49, बी स्क्वेयर है 36, दोनों का डिफरेंस करोगे 13। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो प्लस माइनस √13,0 आ जाएंगे फोकस के, फोकी के, प्लूरल हो गया ना, दोनों फोकस बताने हैं भैया आपने। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। सभी 1 मार्क के क्वेश्चन एक ही साइड में आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट ढूंढना है। एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स x,0 होते हैं। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट का नाम A रख दो और इस पॉइंट का नाम B रख दो, और एक्स एक्सिस पर अगर मैं ये P पॉइंट ले लेती हूँ तो ये क्या कंडीशन हमें दे रहा है। थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, यहीं पर मैं सॉल्व कराऊंगी कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस सेम है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हम P ले रहे हैं वो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो PA स्क्वेयर PB स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स भी मैं यहीं लिख देती हूँ x0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो x माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वेयर, और P की और B के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो
तो ये बनेगी x माइनस 3 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का। इसका स्क्वायर खोल लो a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसको भी खोल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x और प्लस में 16। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 49 और 36, 9 और 6 15, 4 और 3 7 और 1 8, 85 माइनस 14x और 16 और 9 25 माइनस 6x। 25 को तो इधर ले जाओ, 85 में से 25 जाएगा 60 आ जाएगा और 14 को राइट में ले जाओ, जमा का 14 में से 6 गए 8x आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 60/8 आएगी। 4 से कट कर दो, 15 चौके 60, x की वैल्यू 15/2 आई है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये 15/2, 0 बन जाएगा। x एक्सिस पर पॉइंट 7.5। ओके, और अब हम आगे चलते हैं। हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ही चीज़ को 2 बार डाल रहा है, विद सेंटर 1 1 एंड रेडियस √2। अभी मैंने आपको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई है, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। एच की जगह भी 1 रख दो, के की जगह भी 1, ये सेंटर होता है। तो x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वेयर और रेडियस है वर्गमूल 2 √2 का भी स्क्वेयर। अब इसको खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, रूट से 2 कैंसिल होके 2 रह जाएगा। अब इसको देखो, मेरी बात सुनो, 1 और 1 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख देंगे। और जल्दी से आ जाते हैं लास्ट 1 मार्क के क्वेश्चन पर। असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन रीजन का आप सबको पता ही होगा, एक असर्शन गिवन होता है, एक रीजन, दोनों को चेक करना है कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। अगर दोनों सही हैं और नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला रिजल्ट ट्रू प्रूव हो रहा है तो ए ऑप्शन चूज करते हैं। अगर दोनों सही हैं और इसका रिजल्ट का ऊपर वाले पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो बी चूज करते हैं। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स है, सी आर ट्रू है तो डी चूज करते हैं। तो चलो भाई, अब पहले तो दोनों को चेक करो कि ट्रू है या फॉल्स है। द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19 आर, 3 और 19 के बीच में 7 आ रहा है, 11 आ रहा है और 15 आ रहा है और ये एपी बन रही है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एपी बन रही है। चेक करो, 4 4, यस ट्रू। तो ये तो हमारा बिल्कुल ट्रू है, ये तीनों इनके बीच के अर्थमेटिक मीन है। अब ये रीजन क्या दे रहा है कि ए और बी, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी तीनों अगर एपी में हैं तो ये जो बीच वाली टर्म है ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कहलाती है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन इस नीचे वाली का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीचे वाले रिजल्ट में हम केवल एक अर्थमेटिक मीन बता रहे हैं जबकि ऊपर वाले रिजल्ट में हम 3 अर्थमेटिक मीन बता रहे हैं। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन 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 नीचे वाला ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को चूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जहां हमारे अब लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको देखते हैं। सेक्शन नंबर बी पर आ जाओ, 3 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, 12 से 14 तक। ठीक है, दिख गए? चलिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर समझाना पड़ेगा। तो मैं होप करती हूँ कि आपके पास पेपर होगा और आपको ये दिख भी रहा होगा। 12वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पर तो ए इंटरसेप्ट कट कर रही है और यहाँ पर बी, तो लाइन की इक्वेशन होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ए और बी इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट है उनका सम 9 है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यानी कि a और b का जोड़ 9 है, तो b की जगह मैं 9 माइनस a लगा सकती हूँ। तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब a निकल गया तो सब कुछ निकल गया। ये लाइन 2,2 से पास कर रही है। जब भी कोई लाइन, कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं अब यहाँ x और y दोनों की जगह 2 रखने जा रही हूँ। मैं कोई लाइन लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करूंगी। जो मैं बता रही हूँ वो आप अपना पेपर में लिखाए होंगे या लिखकर आना है आपको, अगली बार कभी होता है तब।
ठीक है, अब तो जो कर रहा है सो कर रहा है। 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। a इंटू 9 माइनस ए एलसीएम आएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 जा 2a और ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, मुझे याद नहीं रहता, यहाँ कैमरा आ जाता है क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे दिखता नहीं है कि मेरा फेस कितना दिख रहा है। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 9a माइनस ए स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 6 3 जा 18 और 6 और 3 का जो सम है वो 9 होता है, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे a माइनस 3 और a प्लस 3। ठीक है, कर लेना आप। -6 से माइनस नहीं ठीक कर रही थी मैं पहले। a माइनस 3 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 6 और 3 दोनों आएंगी। जब a 6 है तो b 3 हो जाएगा और a 3 है तो b 6 हो जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और उसी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, यानी कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो ऐसी दो लाइनें आपके सामने ये आ रही हैं जिनकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में कर दिया है, तो आप यहाँ से हेल्प अपनी ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। देखो भाई जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points 2, 3, -1, 1 and whose center is on x minus 3y minus 11 is equal to 0। स्टेटमेंट नोट कर लो, मैं ब्लैंक स्क्रीन लेकर आऊँगी और उस पर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है मेरे हाथ में, तो हार्ड कॉपी भी है मेरे पेपर की, तो मैं वहाँ से आपको इस पर स्टेटमेंट राइट कर दूँगी। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो सर्कल 2 पॉइंट्स से पास कर रहा है। पहला पॉइंट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है -1, 1। ठीक है, एक पॉइंट ए है एक बी है, और तीसरी बात कि जो उसका सेंटर है, अगर मैं सेंटर को एच के ले लेती हूँ और रेडियस को आर ले लेती हूँ, तो ये जो सेंटर है ये एक लाइन में से पास कर रहा है, और उस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लंबा है ये क्वेश्चन। 2 3 -1, 1 से पास कर रहा है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 पे इसका सेंटर लाई कर रहा है। तो हमने मान लिया h के सेंटर है और r रेडियस है। तो सबसे पहली बात तो जब सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, उसमें से पास करता है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो h कोमा के इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर h रख दें और यहाँ k रख दें, तो h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो मुझे h चाहिए, मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अगर मुझे h मिल जाता है, k मिल जाता है, r मिल जाता है, तो मेरा काम हो जाएगा। 3 अननोन है, 3 अननोन है, तो मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो मैंने ये बना दी कि जो सेंटर h के है वो इस लाइन पे पास करता है, इस लाइन में से पास करता है, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब ये सर्कल 2, 3 से पास करता है, तो ये 2, 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखो, सॉल्व करो, एक इक्वेशन मिलेगी 2 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 3 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये बन गई इक्वेशन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 4h माइनस 6k और 9 और 4 13 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। नोट कर लो इसको, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और अब यही सर्कल -1, 1 से पास कर रहा है, देख लो, तो यहाँ मैं रखूँगी -1 माइनस एच का होल स्क्वेयर
प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में दोनों में से कॉमन ले दूंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h 1 प्लस के स्क्वेयर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये बन गया एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। पहले मैं सेकंड और थर्ड को माइनस करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे से इस लाइन को थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को अप कर रही हूँ, और ये जो अपनी इस इक्वेशन को मैं यहाँ सेकंड के नीचे राइट कर रही हूँ, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 2k और भैया प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। माइनस कर दो बच्चे, माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल, के स्क्वेयर से के, ये बन गया माइनस 6h, 6 में से 2 गए 4 माइनस 4k और 13 में से 2 गए 1, 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। माइनस 6h माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस कॉमन ले दो तो 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। और थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ऑलरेडी आ रही है, h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकती हूँ h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। तो वो भी मैं अब इसके नीचे ही यहाँ लिख दूंगी, h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। इन दोनों को अब मैं सॉल्व करूँगी। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब मैं यहाँ कर रही हूँ, ये बन गया 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 6h माइनस 6 18k इज इक्वल टू 66। एम आई राइट? 6 6 18 66। साइन बदल दो, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिए हमने तो 6h कैंसिल और 18 प्लस 4 22k 11 और 66 माइनस का 55, 11 दूनी 22, 11 5 55। तो बेटा k की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे h, यहाँ माइनस पहले से है, k की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस का 15/2 बराबर है 11। h की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 15/2, 11 दूनी 22 में से 15 गए 7/2। तो h की वैल्यू 7/2 आ गई, k की वैल्यू -5/2 आ गई। और इस वैल्यू को अब आप कहाँ पुट करोगे? तो इस वैल्यू को आप इनमें से कहीं पर भी यहाँ पुट कर दो, ये ज़्यादा आसान रहेगा बजाय इन इक्वेशंस में। इनमें मत पुट करना। तो ये ले लो 2 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 3 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिख भी रही हूँ। 2 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 3 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो 2 माइनस एच की जगह मैंने रख दिया 7/2 होल स्क्वेयर, 3 माइनस के की जगह पे के ऑलरेडी नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। 2 दूनी 4, 4 में से ये थोड़ा सा यहाँ आपको ओच पोच लग रहा होगा, ये यहाँ पर एक्चुअल में अपना स्क्वेयर है। तो 2 दूनी 4, 4 में से 7 गए 3, तो ये बन गया -3/2 का स्क्वेयर। 3 दूनी 6 और 5 11/2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये बन गया 9/4 प्लस 121/4 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर मेरा बन गया 130/4। तीनों वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं और अब हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से। x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो x माइनस एच की जगह आ जाएगा 7/2 का स्क्वेयर, y माइनस माइनस प्लस 2 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 130/4। सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 को एलसीएम ले लूँगी तो ये बनेगा 2x माइनस 7/2 होल स्क्वेयर। यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 130/4। थोड़ा और इधर सरका लो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम ये स्क्वेयर खोलोगे तो नीचे के तीनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी बता रही हूँ मैं। और इसको खोल लो तो a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर 49, 2 दूनी 4 7 28 28x प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 2 दूनी 4 5 20y इज इक्वल टू 130। अरेंज कर लो। पहले मैंने ये लिया 4x स्क्वेयर, फिर मैंने लिया है 4y स्क्वेयर, फिर मैंने लिया है x की टर्म को -28x प्लस 20y। ये देख लो 49 और 25, 9 और 5 14,
74, और 130 में से जब आप 74 माइनस करोगे 6, 56 आएगा। आप इसको लेफ्ट में भी ले सकते हो, 4 से सारा डिवाइड कर दो। तो ये हमारी इक्वेशन बन जानी चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5y और 14 चौकू 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका थोड़ा सा लेंथी था। आगे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ये आसान है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पर जो पैराबोला सिमेट्रिकल होते हैं वो या तो अपवर्डेड होते हैं या डाउनवर्डेड होते हैं। और लेकिन ये कह रहा है कि ये पैराबोला 2, -3 से पास कर रहा है। तो x2 और y -3 तो यहाँ पास कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है, तो भैया ये डाउनवर्डेड पैराबोला है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। डाउनवर्डेड पैराबोला है तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay टाइप में हमारी इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, ठीक चल रहे हैं हम। x2 है और y -3 है, तो यहाँ पर है और y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यही पैराबोला बनेगा। अब यहाँ आप क्या करो, क्योंकि ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट वाली बात तीसरी चौथी बार इस लेक्चर में यूज़ हो रही है कि कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करे तो उसको उसकी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ आप x की जगह तो 2 पुट कर दो, माइनस इज इक्वल टू -4a और भैया y की जगह -3, तो 4 इज इक्वल टू 12a है ना, और 4/12 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी -4 × 1/3y। तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4/3y। 3 को इधर ले जाओ चाहे, तो 3x + 4y इज इक्वल टू 0। ये आपका पैराबोला बन जाएगा, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि 3 नंबर के हैं, 15, 16 और 17। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर सी पर। Form an equation of ellipse whose vertices and foci are given as ±60 ±40। देखो थोड़ा सा एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं अपना, है ना। x दे रखा है तो ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है 60, तो ये 6 है, ये -6 है, तो ये ऐसा तो आपका ना एलिप्स बन जाएगा। तो ये 60 है और ये -60 और फोकस ये दे रखा है ना 40। अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-AE0, जो कि ये है। तो यहाँ से जो AE की वैल्यू आई वो तो आ गई 4। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो A,0 होते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो A की वैल्यू है वो आ गई 6। क्लियर हो गया। तो वर्टेक्स की हेल्प से तो अपना A की वैल्यू 6 आ गई और फोकस की हेल्प से AE। अब AE बोल लो या C बोल लो, एक ही मतलब होता है। बच क्या गया अब हमारे पास, B बच गया। देखो एलिप्स की जो इक्वेशन है हमारी वो क्या बनेगी, x² / a² + y² / b² = 1। तो मुझे B चाहिए, तो B के लिए मैं यूज करूंगी c² = a² - b²। अब c² कितना है मेरा, c अभी मैंने बताया AE कितना है 4 है, तो c² हो जाएगा 16, a² a 6 है तो a² हो जाएगा 36 -b²। b² को लेफ्ट में ले जाओ, 16 को राइट में ले आओ, 36 में से 16 गए 20, b² 20 आ गया, a² 36 आ गया। एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी x² / 36 + y² / 20 = 1। तो ये आसान सा क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिख रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, रफली ही करेंगे हम इसको। ये एक लाइन आपको दे रखी है जिसकी इक्वेशन है x - 7y + 5 = 0। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो आपने निकालनी है, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है। एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 30। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो लाइन x एक्सिस को, x इंटरसेप्ट 3, वो x एक्सिस को 3 पे काट रही है, यानी कि वो लाइन 3,0 में से पास कर रही है। तो जो ये वर्टिकल लाइन है, ये कहने का मतलब है कि 3,0 में से तो पास कर रही है, तो हमें इस पे पॉइंट मिल गया।
और वो इस नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं नीचे वाली लाइन का स्लोप निकाल लूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्लोप ऑफ x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कितना होगा? स्लोप क्या होता है? हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस ऑफ 1 बाय माइनस 7 यानी स्लोप आ गया 1/7। अब जब इस वाली लाइन का स्लोप 1/7 है तो जो हमारी ओरिजिनल लाइन हमने निकालनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 मान लो, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? -1। क्लियर है? तो सेकंड लाइन का स्लोप फर्स्ट लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो -1/1/7 उल्टा करोगे तो -7 आ जाएगा। तो जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, बहुत ध्यान से सुनना, उसका स्लोप आ गया -7, वो लाइन 3,0 से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 0 स्लोप हो गया -7 इंटू x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21 21। आप चाहो तो 7 वाली टर्म को राइट में ले आओ, तो ये बन जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। लॉजिक समझना है भाई, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी, लाइन की क्या है, दो ही तो फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है या 2 पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट हमें पता लग ही गया कि ये लाइन 3,0 में से पास कर रही है, ये जिसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालो और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 और 256 के बीच में 3 नंबर आपने डालने हैं कि जो नई सीक्वेंस है वो जीपी बन जाए। तो जो ऐसे 3 नंबर डाले जाते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। G1, G2, G3 ऐसे 3 नंबर डालने हैं कि ये पांचों नंबर मिलकर जीपी बन जाएं। तो ये नंबर हमारा A हो जाता है 1, दूसरा नंबर हमारा B हो जाता है, और क्योंकि ये पांचों नंबर मिलकर जीपी बना रहे हैं तो मुझे कॉमन रेशो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका फॉर्मूला होता है B/A की पावर 1/n+1। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन दीज नंबर्स। भाई इनके बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन डाले जा रहे हैं? तो 3 डाले जा रहे हैं, तो ये 4 हो गया। 256 की पावर 1/4, 256 होता है 4 की पावर 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, 4 की पावर 4 1/4। तो जो कॉमन रेशो है वो मेरा 4 आ जाएगा, यानी कि हम 4 के इंटरवल पर ये टर्म्स डालने वाले हैं। क्लियर है? थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं इसको इधर। तो पहली जो टर्म होगी G1 वो होगी A इंटू आर, A1 है इंटू आर यानी 4 आ जाएगा। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रही हूँ, वो होता है AR², तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन होगा AR³ या मैंने पूरा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज कॉनिक सेक्शन सब बहुत अच्छे से चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उधर से देख लीजिएगा। तो 1 और 256 के बीच में 4, 16 और 64 ये 3 नंबर डाले जाएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर डी पर। सेक्शन नंबर डी में आएंगे हमारे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। तो एक्चुअल में ये 4 क्वेश्चन बन गए मेरे करने के लिए। तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी किन्हीं 3 टर्म्स की जीपी में प्रोडक्ट दे रखी हो तो उनको हम स्पेशल लेते हैं। तो वो 3 टर्म्स मैंने ले ली A/R, A और AR, तीनों की प्रोडक्ट -1 है। तो सबसे पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू -1, A को A से करोगे A³ -1, तो A की वैल्यू आ जाती है -1, A की वैल्यू आ जाती है -1। अब इन तीनों का जो सम है वो 13/12 है। तो इस चीज़ को और नोट कर लो, तीनों टर्म्स का जो सम है वो 13/12 है ना। तो इस कंडीशन को और यूज कर लेते हैं। अब ये तीनों टर्म्स हैं A/R प्लस A प्लस AR, तीनों का सम है 13/12। A की वैल्यू मुझे पता लग गई है -1/R -1, और यहाँ भी -1 रखूँगी तो R हो गया। अब यहाँ से R पता लग जाएगा, इसको तो राइट में ले जाओ।
ये बन गया -1/r माइनस आर इज इक्वल टू 13/12 + 1। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे, इधर कर देती हूँ मैं, देखो मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, तो -1 + r²/r, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 12 उधर जाएगा, ये बन जाएगा 25/12। ठीक है, 25/12 तो -12, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 12 को इधर ले गई, -12r² इज इक्वल टू 25r। सबको राइट में ले जाओ तो 12r² + 25r और +12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके टुकड़े बन जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, 12 12 144 प्रोडक्ट आएगी और ये 25 है, तो 16 और 9, 16 और 9, 16 निम्मा 144 और 16 और 9 25 होता है। तो मैं इसको तोड़ रही हूँ, 12r², 16r 9r जमा 12 बराबर है 0। इन दोनों में से 4r कॉमन ले लो तो 3r जमा 4, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो 3r जमा 4। आपके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 3r + 4 या 4r + 3 बन रहे हैं। तो r की वैल्यू या तो -4/3 आएगी या -3/4। अब सुन लो मेरी बात, a की वैल्यू -1 आई और r की वैल्यू -4/3, तो जो टर्म्स बनेंगी वो a/r a और ar बनेंगी। a/r, अब मैं डायरेक्ट करूंगी, a को r से डिवाइड करोगे -+3/4, दूसरी टर्म बनेगी -4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगी 4/3। पहला आंसर तो ये आएगा। दूसरा आंसर में क्या होगा कि अगर मैं a को -1 ले रही हूँ और r को -3/4, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, टर्म्स हो जाएंगी 4/3 -1 एंड 3/4। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा अलग है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक सिंगल फ्रेम में कर दिया है। कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, है ना। बहुत ही लंबा पेपर हो जाता है, वीडियो भी बहुत लंबी चल जाती है। फिर आगे आ जाओ इसी के 18th के सेकंड पार्ट पर। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस एक्सप्रेशन में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। दो नंबरों के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो उनकी प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है, यानी कि ए बी की पावर 1/2, और वो इसके बराबर दे रखा है, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन एपी में भी आता था, लेकिन एपी अब आपके उसमें नहीं है, तो हम जल्दी से इसको करते हैं 18th क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये है, यानी a की पावर n+1 प्लस b⁴n+1। मैं देखो शॉर्टकट करा रही हूँ मैं आपको भाई, मतलब मैं एक एक लाइन नहीं लिख रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ये क्या है, दिस इज द जीपी ऑफ a एंड b, और a और b का जो जीपी है वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि ए बी का अंडर रूट होगा, यानी कि ए बी की पावर 1/2 होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a पावर, येलो कलर ले लेते हैं, a पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको राइट में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को तो छेड़ना मत। a पावर n+1 प्लस b पावर n+1। मेरी बात सुन लो, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर ऐड हो जाएंगी n+1/2, b की पावर 1/2। समझ आया मैंने क्या किया? यहाँ था a पावर 1/2 b पावर 1/2, ब्रैकेट में चला गया an प्लस bn, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 1/2, a की पावर n, b की पावर 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a पावर 1/2 b पावर 1/2, b, ये दोनों पावर यहाँ b की जुड़ जाएंगी और ये दोनों पावर यहाँ a की ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो इतने शॉर्टकट आपको लेने आने चाहिए। प्लस में अब मेरी बात सुन लो, पहले an को दोनों से किया था, अब मैं bn को दोनों से कर रही हूँ, तो ये बनेगा a पावर 1/2 और b पावर n+1/2। अब हम यहाँ पेयरिंग करेंगे, अब हम यहाँ टर्म्स को अरेंज करेंगे, इसको और इसको, ये वाली तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, a पावर n+1 तो ऑलरेडी लेफ्ट में है और इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊंगी, a पावर n+1/2 b पावर 1/2, ये राइट में है। किसी एक को कर लो, a पावर 1/2, मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ b की पावर n+1 है, माइनस b पावर n+1। समझ में आया मैंने क्या किया? मैं टिक कर देती हूँ, इसको और इसको मैंने एक तरफ अरेंज कर लिया है और इसको मैंने एक तरफ अरेंज कर लिया। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन लेने वाली हूँ,
ये तो n+1 है और ये n+12 है, यानी ये अगर n को 10 ले लूँ तो ये 11 है और ये 10.5 है, तो 10.5 को मैं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं a पावर कॉमन ले लें या 2n+1/2 कर दें, वो तो एक ही बात है। a की पावर n+1/2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होगा कि a पावर n+1 को मैं a पावर n+1/2 से भाग कर रही हूँ और यहाँ से तो मैंने कॉमन ले ही लिया है, तो ये बाहर चला गया b पावर 1/2। ऐसे ही राइट साइड में से भी मैं b की पावर n+1/2 को कॉमन ले रही हूँ, तो ये बन गया b पावर n+1 डिवाइडेड बाय, मैं बहुत बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह आपको ये स्टेप समझा रही हूँ, अगर आपको ना आए तो वैसे ये भाग करके डिवाइड करके हम दिखाते नहीं हैं। तो बाहर रह गया a पावर n+1/2 और अब ये सेम टर्म है तो डिवाइड करोगे तो फार्मूला याद है ना, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो a पावर m माइनस n, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो n+1 माइनस n माइनस 1/2 और ये एज इट इज रह जाएगा। और ये है b की पावर n+1/2 तो बाहर है, तो a पावर 1/2 b पावर n+1, नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी तो माइनस n माइनस 1/2। देखो n से तो n कट गया, मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस 1/2, एक में से 1/2 माइनस करोगे तो a की पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। राइट साइड में भी बिल्कुल सेम यही टर्म अंदर आ जाएगी, a पावर 1/2, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस करोगे b पावर 1/2। दो टर्म्स इधर हैं और दो, और ये टर्म दोनों साइड सेम है, तो ये टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर हो गया? अब ये बन गया a रेज टू पावर n+1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n+1/2। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, a रेज टू पावर n+1/2 b रेज टू पावर n+1/2। जब डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो राइट साइड में 1 बचेगा, राइट साइड में 1 बचेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ a बाय b की पावर n+1/2 और 1 को मैं लिख सकती हूँ a बाय b की पावर 0। क्यों? किसी भी नंबर की पावर 0 लगा दो वो 1 हो जाता है। तो दोनों तरफ जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, तो n+1/2 इज इक्वल टू 0, 1/2 को राइट में ले जाओ, n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो पूरे के पूरे ये सब चैप्टर्स मेरे चैनल पर बहुत डिटेल में बड़े प्यार से मैंने समझा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सुन रहे हो ना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के तो खास तौर पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देखें। लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई जरा, 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं अभी हमारे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा। पहली लाइन है √3x + y + 1, दूसरी लाइन है x + √3y = 1, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। पहले दोनों का स्लोप निकाल लो। पहली लाइन है √3x + y = 1, स्लोप मैंने बताया था माइनस कोफिशेंट ऑफ x बटे कोफिशेंट ऑफ y, तो -√3 और y का कोफिशेंट 1 है तो बाय 1, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3। ठीक है, और दूसरी लाइन पकड़ो तो x + √3y = 1, इसका भी स्लोप निकाल दो -1/√3। मान लिया दोनों लाइंस के बीच में थीटा एंगल है, तो अगर दो लाइनों के बीच में थीटा एंगल है तो हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। एक्यूट एंगल लेते हैं तो m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। यहाँ ऊपर सॉल्व कर देती हूँ मैं, ये 1-2 क्वेश्चन ठीक दे रखे। टेंजेंट थीटा तो m1 हो गया -√3 और m2 भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, तो टेंजेंट थीटा हो गया √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर एलसीएम लो तो बन गया -3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिनोमिनेटर में आओगे तो 1, √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस +1। ठीक हो गया। मॉडलेस में चल रहे हैं हम
तो ये बन गया -2/√3 इंटू 1/2 हो गया, ये जो 2 था 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस बन जाएगा, टेंजेंट थीटा आ गया 1/√3, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री आ जाएगा। भाई √3 एलसीएम लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, 3 जमा 1 नीचे से कैंसिल हो गया, अभी नीचे वाला ऊपर चला गया, एंड दैट्स ऑल। अब इसी का और वाला पार्ट हम देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इस लॉजिक को समझना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। थोड़ा सा और स्लाइड करके यहीं पर अब देखो आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। ये तो आपका पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, ये आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन है x - 3y + 4 = 0। P से इस पे परपेंडिकुलर डाला है PM, M के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 जो कि आपने बताने हैं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने बताना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले तो मेरी बात सुनो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों हमें x1 y1 की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके से दो अननोन निकालने हैं, दो अननोन निकालने हैं तो दो इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन कहाँ से बनाओगे, पहले तो वो सुन लो। ये जो पॉइंट x1 y1 है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दो, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, x1 - 3y1 + 4 = 0। दूसरी चीज पे आ जाओ, ये जो PM लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आएगी। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप m1 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1/3। इस लाइन का जो स्लोप आएगा PM का, मैं थोड़ा सा आपको बार बार कह रही हूँ कि हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा और प्लेन जगह ले लेते हैं। PM का जो स्लोप आएगा वो बनेगा y2 - y1 यानी कि y1 - 2 बाय x2 - x1, और ये किसके बराबर, अच्छा बराबर नहीं, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। या फिर मेरी बात सुनो, जब एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, यानी कि अगर एक लाइन का स्लोप 5 है तो दूसरे का -1/5 आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इस लाइन का स्लोप 1/3 है, तो इस लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -3 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, y1 - 2 = -3x1 + 3, सबको लेफ्ट में ले आओ, 3x1 + y1 और 3 लेफ्ट में आएगा तो -5 = 0। दूसरी इक्वेशन ये थी, मेरी बात सुन लो, है ना। तो इसको अपना वो करने के लिए एक इक्वेशन ये आ गई और एक ही आ गई, ये 1 आ गई और ये 2 आ गई। अब मुझे दोनों को सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि इस वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर रही हूँ, तो ये बन गया 9x1 + 3y1 - 15 = 0, और ये बन गया x1 - 3y1 + 4 = 0। जोड़ोगे तो ये कैंसिल, 10x1 15 में से 4 गए 11 = 0, और भैया x1 की वैल्यू 11/10 आ जाती है, ठीक है। इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो 3 × 11/10 + y1 - 5 = 0। 5 को मैं राइट साइड में ले गई हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाते हैं। आज मैंने 4-5 पेपर सॉल्व किए हैं, आप ये देख लो, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो y1 = 5 - 11 को इससे करोगे, 11 3 जा 33/10, 10 5 50, 50 में से 33 गए तो 27, 17/10। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के 11/10 और 17/10। समझ में आया या नहीं आया, मैंने क्या किया, लॉजिक समझना होता है मेन, बाकी तो सारा फिर न्यूमेरिकल्स होता है, आपका सारा कैलकुलेशन का वर्क होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर थी, तो ये पॉइंट निकालना था, तो ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा था, तो पुट करके एक इक्वेशन बना दी, इसका स्लोप इसकी हेल्प से निकाला, दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट आ गया। और अब लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, जो मैं इसी में आपको बता दूंगी, जल्दी से देखते हैं। वाटर फ्लोइंग इन ए फाउंटेन follows trajectories as shown below। ट्राजेक्ट्री होता है पाथ,
एक रास्ता कि भी एक फाउंटेन गिर रहा है तो वो ये रास्ता अपना रहा है, ये वाला। तो ये डाउनवर्डेड पैराबोला दिख रहा है। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दिस एंड ड्रॉ इट्स पैराबोलिक शेप ऑन ए प्लेन पेपर। एक बच्चे ने इसको देखा और इसका ग्राफ बना दिया कि पी एफ और पी एम बराबर हो जाए। ये पी है, पी एफ, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर। बेसिक डेफिनेशन ले रखे पैराबोला की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? सबसे पहले तो ये डाउनवर्डेड पैराबोला अभी अभी अपने पेपर में आ चुका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये तो पहला पार्ट हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस, अच्छा ये जनरल इक्वेशन बता दी मैंने। ए की वैल्यू -2 है यहाँ से, तो ए की वैल्यू 2 है यहाँ से, तो ए की जगह 2 रखोगे तो 4 गुणा 2 गुणा वाई, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8y। ये तो आ जाएगी आपकी पैराबोला की इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन है लेटस रेक्टम की लेंथ। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, यानी 4 दूनी 8। ये दूसरा भाग हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपने अब बतानी है, इसकी क्या हो जाएगी? तो डायरेक्ट्रिक्स इसने खुद ही दे रखी है, हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फिक्स लाइन होती है वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, जो कि y इज इक्वल टू 2 हो गई है। चौथा क्वेश्चन है राइट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये वाला आपका सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर में दिया गया था। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर। अगर आपको बच्चे हेल्पफुल लगा है, आपकी मदद हुई है, आपको समझ आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।